नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय की एनसीईआरटीज पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर, जो कि है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि फसलों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, फसल किसे कहते हैं एवं इनका प्रबंधन रख रखाव किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को अपने दैनिक क्रियाकलाप, अपने जो भी क्रियाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से। तो सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग अपने विभिन्न जैविक प्रक्रमों, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि के लिए करते हैं ऊर्जा का उपयोग। अब हमें इसमें देखना है कि हमें जो खाद्य पदार्थ है, भोजन है, भोजन की आवश्यकता तो होती है। अब हमें ये भोजन प्राप्त कहाँ से होता है? तो अधिकांश जो हमें भोजन खाद्य पदार्थ हैं, या तो पौधों से प्राप्त होते हैं, हमारे खाद्य पदार्थ हैं पौधों से प्राप्त होते हैं, और या फिर जंतुओं से। तो पौधों से जो भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, हम अधिकांश कृषि करके फसल तैयार करते हैं और हम इस प्रकार अनाज उगाते हैं। तो हमें देखना है कि कृषि जब प्रारंभ में मनुष्य घुमंतु था, एक जगह रहता नहीं था, आदि मानव था, जब मनुष्य एक जगह रहना भी नहीं जानता था, तब मानव क्या करता था? एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवास की खोज में, रहने की, जंतुओं से अपनी सुरक्षा के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और उस समय पर ये खेती नहीं करते थे, कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और भोजन के लिए जंतुओं का क्या करते थे? शिकार। इस प्रकार का ये खाद्य पदार्थ उपयोग करते थे। परंतु धीरे धीरे मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया। अब जब मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया, कृषि का आरंभ हुआ, तो एक जगह पर रहना भी सीख लिया। तो फसल का इस प्रकार से मनुष्य ने बहुत धीरे धीरे कृषि को करना सीखा। अब कृषि में हम देखते हैं फसल क्या होती है। जो फसल है, जब एक जगह पर, जब एक स्थान पर एक बड़े पैमाने पर, जैसे मान लीजिए ये खेत है, इस खेत में सारे जो पौधे हैं वो गेहूं के लगे हुए हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये गेहूं की फसल है। जब एक खेत में सारे पौधे एक समान लगे हों, चने के पौधे लगे हों, मसूर के लगे हों, गेहूं के लगे हों, तब हम बोलेंगे उस एक पौधे की फसल कि ये गेहूं की फसल है। अब ऐसा नहीं होगा कि कहीं गेहूं का एक पौधा लगा है और हम कह देंगे कि ये गेहूं की फसल है। वहाँ पर हम क्या कहेंगे? ये गेहूं का पौधा है। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फसल। तो फसल तो समझ में आ गया कि फसल क्या है। हाँ, अब हम देखते हैं जो फसलें हैं मौसम मौसम पर निर्भर करती हैं। अब जलवायु और मौसम के अनुसार फसलें हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो खरीफ की फसल और दूसरी रबी की फसल। तो फसलें दो प्रकार की हो गई, खरीफ की फसल और रबी की फसल। अब खरीफ की फसल क्या होती है? जो खरीफ की फसल है, सामान्यतः जून से सितंबर तक इसका टाइम रहता है। जून से सितंबर की, जून जुलाई में ये क्या होती है? इसकी बोनी की जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी ये फसल
तैयार हो जाती है। तो जून से सितंबर तक का टाइम जो होता है, इस समय पर जो फसल उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? खरीफ की फसल। अब इस समय पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? जैसे धान हो गई, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। ये जो फसलें हैं इस समय पर जून से सितंबर के टाइम पर उगाई जाती हैं, तो ये फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें। अब रबी की फसलों में जो सितंबर अक्टूबर नवंबर में लगभग इनकी क्या होती है? बोनी होती है। ठीक है। और मार्च अप्रैल में ये फसल तैयार हो जाती हैं। इन फसलों को बोलते हैं रबी की फसल। जैसे गेहूँ, चना, मटर, ये जो फसलें हैं ये कहलाती हैं रबी की फसलें। तो फसलें कितने प्रकार की हो गई? खरीफ और रबी की। तो हमें इनके एग्जाम्पल याद रखना है। खरीफ की जो फसल है उसमें देखिए, ये धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये फसलें हैं जो किसकी हैं? खरीफ की फसलें। और गेहूं, चना, मटर, ये हैं रबी की फसलें। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर इस समय पर मूंग खरीफ की फसल है, परंतु कभी कभी जो मूंग है हम ग्रीष्म ऋतु में भी होती है। कई कई स्थानों पर किसान गर्मी में भी कुछ फसलें ले लेते हैं। अब देखिए, फसल उगाने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं जो फसल उगाने के टाइम पर हमें फॉलो करने होते हैं। तो ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां हैं जो कि हमें आगे देखना है कि आखिर क्या क्या कृषि करने के लिए, एक फसल तैयार करने के लिए हमें कौन कौन से कार्य आवश्यक होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जैसे मिट्टी तैयार करना है, ये सबसे पहला चरण होता है। फिर बोनी या बुआई, फिर खाद या उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ये सारे चरण होते हैं एक फसल को तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिट्टी तैयार करना, कि मिट्टी को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो देखिए, मिट्टी को तैयार करने के लिए, जो मिट्टी को तैयार करना, ये किसी भी कृषि के लिए प्रारंभिक चरण है। सबसे पहला जो काम होता है मिट्टी को तैयार करना होता है। और इससे क्या होता है, जो मिट्टी है मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मिट्टी को जब यहाँ से वहाँ पलट दिया जाता है तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की नीचे, और सारी मिट्टी पोली हो जाती है, सरंध्र हो जाती है, जिसमें जो पौधे की जड़ें हैं वो भी सरलता से ज़मीन में जा सकती हैं और एकदम से मिट्टी टाइट नहीं रहती है। तो जड़ों को सरलता से श्वसन करने में भी सहायक होती है। तो मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को एक प्रकार से सरंध्र बनाना होता है, पोला करना होता है। क्यों इसकी आवश्यकता ही क्यों होती है? देखिए, जो पोली मिट्टी होती है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में भी ये सहायक होती है। और यह जीव किसानों के मित्र होते हैं। सूक्ष्म जीव छोटे छोटे जीव हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, और केंचुआ ये हैं जो किसानों के मित्र कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिट्टी में ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस क्या होते हैं? जो मिट्टी में जीवांश, जीवों के अंश, जैसे पौधों की पत्तियां या फिर गोबर या कोई भी चीज़ जो जीवों के अवशेष होते हैं वो होती है ये सूक्ष्म जीव, उनको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके क्या करते हैं, वापस उसी मिट्टी में मिला देते हैं। और मिट्टी में इस प्रकार के जो ये होते हैं ह्यूमस, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? ह्यूमस। ये जो पदार्थ हैं जीवांश के, जीवों के जो अंश होते हैं, इनको सूक्ष्म जीव अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? ह्यूमस। और ये किसी भी कृषि के लिए, किसी भी फसल के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इससे मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ बनती है। हाँ, अब देखिए, जो
मिट्टी की जो ऊपरी परत है कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि के में सहायक होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी भूमि है, तो ऐसा नहीं है कि जितनी हम गहराई में जाते जाएंगे वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी। कुछ सेंटीमीटर तक की मिट्टी ही क्या होती है, पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब जो पौधों के लिए पोषक तत्व हैं वो कुछ गहराई तक ही पाए जाते हैं, ज़्यादा गहराई तक वो पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो ये इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो हमारा पहला चरण हो गया कि मिट्टी को तैयार करना। देखिए मिट्टी, हाँ, जो ये चरण होता है मिट्टी को तैयार करना, ये हम जानते हैं कि ये क्या कहलाता है, जुताई। खेत की जो जुताई होती है ये इसी से मिट्टी क्या होती है, सरंध्र बनती है, मिट्टी पोली बनती है उलट पलट करके। और ये जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो सकते हैं, तो इन्हें तोड़ना भी आवश्यक होता है ताकि सारी मिट्टी एक सी हो सके। और कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है ताकि मिट्टी में पोषक तत्व बने रहें। अब इसके लिए कौन कौन से औजार हैं जो उपयोग में लाए जाते हैं, तो इसके लिए ये देखिए हल, ये हमारा जो कृषि औजार है इसमें देखिए हल, कुदाली, कल्टीवेटर, इनका उपयोग खेत की जुताई के लिए किया जाता है ताकि मिट्टी पलट सके। तो ये है हल। हल वैसे तो सभी ने देखा है, लेकिन फिर भी ये हमारा पारंपरिक साधन रहा है खेतों की जुताई करने के लिए। तो देखिए हल के ये कुछ पार्ट दिए गए हैं, जैसे ये है ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, सेफ्ट। हल का ये क्या है, हल सेफ्ट कहते हैं इसे। और ये जो ये कहलाती है जोत। और यहाँ पर जो कि ज़मीन में धसी हुई है इसमें एक लोहे की तिकोनी आकार की वो औजार लगा रहता है, उसे कहते हैं फाल। क्या कहते हैं, फाल। इसी का काम होता है मिट्टी को पलटना। ये देखिए हल के बारे में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि हमने देखी। कुदाली भी एक सरल औजार है। ये देखिए यहाँ पर ये दी हुई है, ये इससे भी क्या होता है, खेतों की जुताई की जाती है। और कल्टीवेटर भी ये है कल्टीवेटर, जिस ट्रैक्टर के द्वारा जुताई की जाती है। इससे बहुत ही आसानी से जो जुताई है खेत की बहुत आसानी से हो जाती है और कम समय में हो जाती है। अब देखते हैं हम, ये तो हो गया खेत को तैयार करना या खेत की जुताई करना। इसके बाद दूसरा नंबर आता है बोनी करने का, बुआई करने का। तो जितना खेत को तैयार करना आवश्यक है ये बोनी करना भी उतना ही आवश्यक है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। और कि किस प्रकार के बीजों का चयन करना, बीज उपज देने वाले हैं कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। इसके लिए भी जैसे परंपरागत औजार, तो जब जहाँ हल से खेतों की जुताई होती है वहाँ पर इससे बोनी भी की जाती है। इसमें देखिए ये इस प्रकार का एक औजार होता है, ये जिसमें कीप टाइप की बनी हुई है ये तिकोनी, इसमें बीज डाले जाते हैं और ये नीचे पाइप के द्वारा बीज हैं जो नीचे ज़मीन में जाते हैं और बैल इसको खींचते जाते हैं। इस प्रकार से खेत में क्या होती है, बुआई हो जाती है। तो ये है पारंपरिक साधन। परंतु आजकल अधिकांश सीड ड्रिल का उपयोग होता है जो कि ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है और इसके द्वारा कम टाइम में जो बीजों की बुआई है वो हो जाती है। और इसमें बीज हैं जो समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। अब बीज एक समान दूरी पर जाते हैं ऐसे, और
सीड ड्रिल के द्वारा बुआई करने से श्रम और समय दोनों की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। इसके बाद आता है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो हम ये देखिए, खेत तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना, इसके बाद बुआई करना, फिर इसके बाद महत्वपूर्ण चरण होता है खाद एवं उर्वरक देना। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मिट्टी में यदि खाद या उर्वरक ना दिए जाएं तो उसमें जो पोषक तत्व हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इससे जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो बने रहते हैं। तो खाद और उर्वरक देना भी बहुत ही आवश्यक होता है। मिट्टी है जो फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। जब पौधे मिट्टी में उगते हैं तो इन्हें जो खनिज पदार्थ हैं मिट्टी से ही मिलते हैं। जड़ों के माध्यम से पौधे हैं जो मिट्टी में घुले हुए जो खनिज पदार्थ हैं जड़ों के माध्यम से पौधे में जाते हैं। अब यदि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो पौधा तो वृद्धि ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें खाद और उर्वरक देने होते हैं। तो जो खाद है, हाँ ये देखिए, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। खाद को तैयार करना हम अपने आसपास ही देखते हैं। जैसे पशुओं के जो गोबर वगैरह होता है उसको एक जगह गड्ढे में इकट्ठा करते जाएं तो उससे क्या बन जाती है, कुछ टाइम बाद खाद बन जाती है। और जो ये जैविक खाद होती है ये बहुत ही उपयोगी होती है और मिट्टी में ह्यूमस को बनाए रखती है, मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखती है और ये पौधों के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये देखिए, जो खाद है वो कैसे बनाते हैं। पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाल देते हैं और इसके अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन क्या कहलाता है, जैसे हमने अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते गए, जैसे गोबर हो गया, पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, जो भी है एक गड्ढे में डालते जाएंगे तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो मिट्टी जैसे ही बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव होते हैं। छोटे छोटे से जीव ये क्या करते हैं, उनको तोड़ के अपघटित कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं और जिससे ये जो अपशिष्ट हैं ये क्या बन जाते हैं, एक खाद बन जाते हैं और ये मिट्टी के लिए बहुत ही आवश्यक है और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। परंतु जो उर्वरक होता है, उर्वरक को फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है और इसका उपयोग भी खाद की तरह ही किया जाता है। अब आपको क्या करना है, एक क्रियाकलाप करना है। ये देखिए, आपको ये इस प्रकार 3 पात्र लेने हैं, कोई भी 3 पात्र लेके इसमें आपको कुछ एक से पौधे लगाना है, गेहूं के या चने के कोई भी पौधे लगाना है और इसमें पहले मिट्टी डालना है। अब एक में आप डालेंगे जैविक खाद, एक मिट्टी में जैविक खाद डालेंगे, एक में उर्वरक डालेंगे और एक में कुछ भी नहीं डालेंगे, परंतु पानी बराबर मात्रा में देंगे और इनकी देखभाल करेंगे। बस इसमें खाद देंगे, इसमें उर्वरक, और इसमें ना खाद डालेंगे और ना ही उर्वरक डालेंगे। और फिर कुछ समय बाद हम पौधों की वृद्धि को देखेंगे कि इनमें जो पौधे लगे हैं उनकी वृद्धि में अंतर क्या है, कौन से पौधे स्वस्थ हैं, कौन से पौधे ज़्यादा अच्छे से वृद्धि कर रहे हैं और किस पात्र के जो पौधे हैं वो वृद्धि नहीं कर रहे हैं, ये हमें देखना है। देखिए, उर्वरक के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास। ये क्या है, इसके उर्वरक के कुछ एग्जाम्पल हैं।
परंतु जो उर्वरक हैं, उर्वरक का उपयोग हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है, यदि उर्वरक का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो मिट्टी है जो एक तो जल प्रदूषण होता है, और जो भी हम उर्वरक डालते हैं, जब पौधा, यदि हमने उर्वरक डाला, अब यहाँ से पौधा उगेगा तो मिट्टी में जो रसायन है वो मिलके पौधे में भी आता है, तो कुछ चीज़ें ये हमारे लिए नुकसानदायक भी होती हैं और मिट्टी की उर्वरकता में, उपजाऊपन में कमी भी आती है उर्वरक के डालने से। परंतु जैविक खाद के उपयोग से ऐसा नहीं होता है, इससे मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बना रहता है, परंतु उर्वरक से उपजाऊपन में कमी आती है। इसके लिए जैसे मिट्टी में जो उपजाऊपन है वो बना रहे, पोषक तत्व बने रहें, इसके लिए क्या किया जाता है, हम फसल चक्रण का भी उपयोग करते हैं। अब फसल चक्रण क्या है, देखिए, जो फसल चक्रण है, फसल चक्रण इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक खेत में गेहूं की फसल उगाई, तो अगले वर्ष हम इसमें गेहूं ना उगा के क्या उगाएंगे, चने की फसल उगाएंगे। फसलों को बदल बदल कर उगाना, ये क्या कहलाता है, फसल चक्रण, ताकि गेहूं के लिए जो पोषक तत्व हैं, अब अगली बार हम गेहूं नहीं उगाएंगे तो इसमें जो अन्य फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो उपयोग कर लिए जाएंगे, और गेहूं के जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में बने रहेंगे, ताकि एकांतर क्रम में फसलें उगाई जाएंगी। इसे कहा जाता है फसल चक्रण, और जिससे मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो बने रहें। हाँ, अब देखिए, ये है उर्वरक और खाद में अंतर। ये हम देख चुके हैं कि उर्वरक है जो मानव निर्मित है, फैक्ट्रियों में इसका निर्माण किया जाता है, और जो खाद है यह एक प्राकृतिक पदार्थ है, गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। और उर्वरक, हाँ, उर्वरक खाद खेतों में बनाई जा सकती है। कहीं उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, लेकिन खाद से ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये हो गए उर्वरक और खाद में अंतर। खाद के लाभ भी हम देख चुके हैं। सिंचाई क्या होती है, देखिए, पौधे की वृद्धि के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। अब यदि हम हमेशा बारिश के ऊपर तो निर्भर रह नहीं सकते, तो इसलिए निश्चित अंतराल पर खेत को कृत्रिम रूप से जल देना, जो हम जल देते हैं वही क्या कहलाता है, सिंचाई। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना कहलाता है सिंचाई। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, ये उसके स्रोत, जैसे कुएं से कर सकते हैं, तालाब, झील, जलकूप, नदियाँ, बांध, जहाँ भी पानी उपलब्ध हो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई के कुछ देखिए पारंपरिक साधन, जिससे पहले सिंचाई होती थी, पुराने समय से सिंचाई होती आ रही है, ये उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे ये मोट, ये देखिए घिरनी में ये बहुत बड़ा बर्तन बांध दिया है और यहाँ से पशु इसको खींचते हैं और सीधा सीधा पानी डाल के सिंचाई की जा रही है, इसको बोलते हैं मोट या घिरनी। अब चैन पंप, ये देखिए चैन पंप से, ये चैन के द्वारा ये बर्तन, ये पानी ऐसे खींच के, और ये भी पारंपरिक साधन है, सीधे सीधे पानी डालना। ये ढेकली हो गई, ये ऐसे लकड़ी से बना हुआ ये, और ये कुएं से पानी निकालना और सीधे ये खेत में पानी देना, ये हो गई ढेकली। और ये है रहट,
इसमें देखिए इसमें बहुत सारे बर्तन लगे हुए हैं और ये पशु बैल या जो भी पशु है उसके द्वारा बल लगा के इसको खींचा जाता है और पानी इनमें भर भर के गिरता जाता है। तो ये इस प्रकार के ये क्या हैं, हमारे पारंपरिक साधन। परंतु कुछ अब सिंचाई की कुछ आधुनिक विधियां हैं आजकल जो उपयोग में होती हैं, जैसे ये छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर। ये तो सभी ने देखा है, खेतों में ये स्प्रिंकलर की ये पाइप लगे होते हैं। इसमें ये एक मुख्य पाइप होता है, ये देखिए ये एक ऐसा मुख्य पाइप और इसमें से ये जो नलियाँ निकली हुई हैं, इसमें ये फिर इस यहाँ पर नोज़ल लगे हुए हैं जो कि घूमते रहते हैं चारों तरफ, तो जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बारिश जैसे फसल को पानी मिलता है और इससे पानी की बर्बादी भी कम होती है पाइप की अपेक्षा। तो ये हो गया स्प्रिंकलर या छिड़काव तंत्र। दूसरा है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि इसमें देखिए ये जो पाइप लगे होते हैं, जैसे स्प्रिंकलर में नोज़ल घूमते हैं, इसमें पाइप में एक एक जगह पर ये देखिए छोटे छोटे से पाइप ऐसी जगह खुल रहे हैं जहाँ पर पौधा लगा हुआ है, तो बूंद बूंद करके पानी वहाँ पर गिरता है जिससे पानी केवल पौधे को ही प्राप्त हो। तो इस प्रकार की जो सिंचाई है, जैसे सब्जियाँ हो गई, इस प्रकार के पौधों की सिंचाई के लिए ये बहुत ही उपयुक्त विधि होती है। इससे पानी की बर्बादी भी नहीं होती है। इसके बाद देखिए हम आते हैं खरपतवार कि आखिर खरपतवार क्या है। तो कुछ ऐसे पौधे जो हमें आवश्यक नहीं होते, अवांछनीय पौधे, हम नहीं चाहते कि वे हमारे पौधे इसके साथ हमारी फसलों के साथ ये उगें, उन पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से मतलब अपने आप फसल के साथ उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहा जाता है, खरपतवार। जैसे हमने फसल बोई, उसके साथ कुछ अन्य पौधे भी उगाते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते तो हम उसकी निराई करते हैं, उन पौधों को हटाते हैं और वो हटाने वाले पौधे कहलाते हैं खरपतवार। तो खरपतवार हटाने की क्रिया को कहा जाता है निराई करना। अब ये निराई आवश्यक क्यों है, यदि ना की जाए तो क्या होगा। तो देखिए जो खरपतवार है, अब जो पौधे हमें चाहिए हैं उनके साथ अन्य पौधे भी उगे हुए हैं, तो एक तो फसल में अन्य पौधे भी मिल जाएंगे और ये हैं जो जो पौधों के लिए पोषक तत्व हैं, सूर्य का प्रकाश है, ये सारी चीज़ें मिलने में पौधे को कठिनाई होगी और इससे क्या होगी, पौधे की वृद्धि भी प्रभावित होगी। और कुछ ऐसे खरपतवार भी हो सकते हैं जो हो सकता है कि खा लिए जाएं और वो विषैले हों। तो इसलिए खरपतवार को हटाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ कीटनाशक का भी छिड़काव किया जाता है, जैसे ये उसे हम क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी। ये देखिए रसायनों का उपयोग, जो हम कहते हैं कि कचड़े की जो दवा होती है उसे क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी। और इसका छिड़काव करने से क्या होता है, इस रसायन का छिड़काव करने से जो अन्य पौधे होते हैं अवांछनीय, वो नहीं उगते हैं, परंतु इसका जो प्रभाव है वो हमारी फसलों पर भी पड़ता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये बात भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है। अब देखिए जो खरपतवार नाशी है, इस प्रकार से इसका छिड़काव किया जाता है। इसका छिड़काव करने के लिए कुछ सावधानियां भी बहुत ही आवश्यक हैं, कि जैसे मुंह पर कपड़ा बंधा होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से रसायन जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद लास्ट में आती है कटाई। तो ये कटाई है जो फसल का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है और इसके लिए ये हम तो पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ दराती से कटाई होती है और या फिर अब ये हार्वेस्टर से होने लगी है। अब समय समय पर नई नई मशीनें आती जाती हैं, तो इसको
इसे क्या कहते हैं, फसल की कटाई करने को हार्वेस्टिंग। और जो जैसे फसल कट गई, अब फसलों से जो भूसा और दाने हैं, ये अलग करने को, फसलों से दाने को अलग करने की क्रिया कहलाती है थ्रेशिंग। कटाई के बाद एक महत्वपूर्ण कार्य आता है भंडारण, कि फसलों का उचित भंडारण होना चाहिए। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, और इसका जो भंडारण है, यदि उचित नहीं होगा, यदि बीजों में नमी होगी तो वो खराब हो जाएंगे। और कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से भी सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। जैसे हम अपनी गर्मियों में कुछ अपने घर के लिए गेहूँ, चावल, इनको सुरक्षित रखने के लिए नीम की पत्ती वगैरह का उपयोग करते हैं, जिससे कि जो बीज हैं वो खराब ना हो। और बड़े स्तर पर भी इनका भंडारण किया जाता है। जैसे देखिए, ये साइलो में भंडारण, और ये बड़े बड़े भंडार गृहों में अनाज का भंडारण किया गया है। यहाँ पर हमारा अध्याय होता है समाप्त। ये देखिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।